हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके पहले मैंने पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं दिखा है तो आप चैनल को वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर आप पार्ट फर्स्ट इसका ज़रूर देखेंगे। उसमें भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, लाइक ज़रूर करें। कोपॉलीमराइजेशन और कोपॉलीमर, तो जब भी आप कोपॉलीमराइजेशन का बात करते हैं तो उसमें बोलते हैं पॉलीमर मेड अप ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट। जब आप डेफिनेशन पॉलीमर के लिखते हैं तो उसमें आप क्या बताते हैं कि जब डिफरेंट मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं तो पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। सेम मोनोमर भी कंबाइन हो सकता है और डिफरेंट मोनोमर भी आपस में जुड़ सकते हैं। तो पॉलीमर मेड ऑफ सम रिपीटिंग यूनिट्स आर कॉल्ड होमोपॉलीमर्स। अगर सेम रिपीटिंग यूनिट है तो उसे होमोपॉलीमर्स कहते हैं। एंड डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट्स है तो उसे हम कोपॉलीमर कहते हैं। होमो का मतलब है सेम मोनोमर लेंगे, जैसे 2 एथीन के मालिक्यूल्स ले लिए, 2 ब्यूटाडाइन के मालिक्यूल्स, इस तरीके से जब आप लेंगे सेम मोनोमर लेंगे तो होमोपॉलीमर होगा। डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उसे आप कोपॉलीमर कहते हैं। द कोपॉलीमर कैन बी मेड बाई चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जो कोपॉलीमर होता है वो चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बना होता है, एज वेल एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, अथवा हम उसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। अब किसी भी कोपॉलीमराइजेशन का अथवा कोपॉलीमर का अगर हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए मिक्सचर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना कि एक ब्यूटाडाइन लिखा है, 1,3-ब्यूटाडाइन, यानी पहले और तीसरे पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड लगा है, 4 कार्बन है तो ब्यूटा हो गया, 1,3 2 डबल बॉन्ड है, डाइइन हो गया। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए। तो 1,3-ब्यूटाडाइन है, साथ में आप स्टायरीन ले रहे हैं और इन दोनों को जब आप आपस में कंबाइन करेंगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम होगा स्टायरीन ब्यूटाडाइन। दिस इज कॉल्ड द स्टायरीन ब्यूटाडाइन। और यही स्टायरीन ब्यूटाडाइन एक आपका कोपॉलीमर होगा, क्योंकि दोनों मोनोमर क्या है, अलग अलग हैं। एक मोनोमर तो ब्यूटा 1,3-डाइन है और दूसरा मोनोमर क्या है, स्टायरीन है। जब इन दोनों को आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो ब्यूटाडाइन स्टायरीन बन रहा है, जिसे आप कोपॉलीमर कह रहे हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी ब्यूना एस। और कभी कभी पूछा जाता है कि ब्यूना एस पे शॉर्ट नोट लिखिए, ब्यूना एस के प्रिपरेशन के मेथड लिखिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि एस का मतलब होता है स्टायरीन, ब्यूना का मतलब है ब्यूटाडाइन स्टायरीन। ब्यूना एस की बात आए कहीं पे तो याद रखिएगा ब्यूटाडाइन स्टायरीन। इस बात का प्लीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर्स। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, ऑटोमोबाइल्स टायर बनाने में करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। और इसके अलावा हम फर्श की जो टाइल्स बनाते हैं, फ्लोर की जो हमारी टाइल्स होती हैं, इसको बनाने में हम इसको यूज करते हैं। फुटवेयर कंपोनेंट्स बनाने में इसका यूज करते हैं एंड केबल इंसुलेशन में इसका यूज करते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे, नाइट्राइल रबर और ब्यूनायन, जिसे आप नाइट्राइल रबर कहते हैं अथवा ब्यूनायन कहते हैं। तो नाइट्राइल रबर अथवा ब्यूनायन की अगर हम बात करें तो इसको प्रिपरेशन आप कैसे करते हैं, तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। यहाँ पे भी आप क्या लेंगे, 1,3-ब्यूटाडाइन लेंगे और साथ में इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, एक्राइलोनाइट्राइल से कराएंगे। किससे कराएंगे, इसका नाम क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल। और इन दोनों को जब आप आपस में कंबाइन करेंगे तो नाइट्राइल रबर बनेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी ब्यूनायन। इसी को आप क्या कहते हैं, ब्यूनायन। तो आप ब्यूना एस क्या है, ब्यूनायन क्या है, इन दोनों में डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों डिफिनेशंस आप लर्न करिएगा, 2-3 बार इसको लिख के प्रैक्टिस करिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूनायन। इट इज़ रेजिस्टेंस टू दी एक्शन ऑफ पेट्रोल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑयल सील्स, टैंक क्लीनिंग एट्सेट्रा। इसका हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, ऑयल सील्स में करते हैं, टैंक क्लीनिंग में करते हैं, इन सब जगहों पर हम इसका यूज करते हैं। अगला हम देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। कभी कभी इस पर शॉर्ट नोट आता है, सेक्शन बी में इसके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की बात करें
तो दीज इंक्लूड पॉलीमर लाइक बेकेलाइट एंड मिलेमाइन। तो फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में आपके बेकेलाइट भी आता है और मिलेमाइन भी आता है, ये दोनों पॉलीमर्स होते हैं। अगर हम बात करें बेकेलाइट को, तो बेकेलाइट को हम क्या कहते हैं, फिनाल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कहते हैं। आपको जितने भी लेक्चर्स बताए जा रहे हैं, आप सारे लेक्चर को बहुत अच्छे से वाच ज़रूर करिए। आप इसी अपनी पढ़ाई के द्वारा दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझना होगा, आपको फोकस करना होगा अपनी स्टडी पे। आप आने वाले समय में अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, सारी चीज़ों को बहुत बेटर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत आज करनी पड़ेगी। तो फिनाल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जिसका नाम है बेकेलाइट्स, इट इज़ ए कंडेंसेशन पॉलीमर्स एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनाल एंड फॉर्मल्डिहाइड। जैसा नाम ही है फिनाल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, तो हमें इसमें फिनाल भी लेना होगा और फॉर्मल्डिहाइड भी लेना होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर एन एसिड आर बेस कैटालिस्ट। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हम कराएंगे, एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कराएंगे, इसके अलावा बेस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कराएंगे। अगर कभी आपको स्पीड बहुत फास्ट लगे तो प्लीज़ आप इसको क्या करिए, स्लो स्पीड में कर लीजिए। द प्रोसेस एक्चुअली इन्वॉल्व द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मेथाइल फिनाल डेरिवेटिव्स। तो ये आपने फिनाल लिया, एक फॉर्मल्डिहाइड लिया, तो इसमें आपको एक मिलेगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, दूसरा क्या मिलेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। इस तरीके से आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो आर्थो बनेगा, एक तो पैरा बनेगा, जब आप फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड को आपस में ऐड करेंगे। द कंडेंसेशन ऑफ आर्थो हाइड्रोक्सी फिनाल अथवा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल गिव ए लीनियर पॉलीमर। जब इसका जो आपने लिया है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, जब इसको आपस में पॉलीमराइज करते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बीच से निकल जाता है और ये सारी यूनिट आपस में कंबाइन होती हैं, एक लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे आप नोबल लैक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेकेलाइट जब बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, दी आर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनाल, एक आर्थो वाला भी लेना है और दूसरा पैरा वाला भी लेना है। इन दोनों को आप आपस में क्या करते चलेंगे, बीच से एक हाइड्रोजन H2O निकालेंगे, सारे यूनिट एक दूसरे से CH2 इस तरीके से जुड़ती चलेंगी। तो दी आर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनाल कैन अंडरगो पॉलीमराइजेशन टू प्रोड्यूस ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स नोन एज बेकेलाइट। तो इस तरीके से जब एक आर्थो और एक पैरा यूज करते हैं तो बीच से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते जाते हैं और एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स बनता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, बेकेलाइट बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड दी बेकेलाइट। तो प्लीज़ आप यहाँ पे देखिए, यही बेकेलाइट। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है बेकेलाइट में, आप बस स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, आपको फुल मार्क मिलेंगे। आपको पूरी इतिहास भूगोल कुछ नहीं याद करना है। जब आपको बेकेलाइट बनाने की बात की जाए तो आप यहाँ से शुरू करके जो चीज़ हम बता रहे हैं उस पर फोकस करिए, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक लिख दीजिए फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। आपने नोटबुक में, रफ बुक में खुद एक क्वेश्चन लिखिए कि बेकेलाइट का आप प्रिपरेशन कैसे करते हैं, राइट दी शॉर्ट नोट ऑन बेकेलाइट, और उस पर लिखिए, खुद से बनाइए स्ट्रक्चर्स। इसके आपको रिवीजन भी हो जाएगा आपका अच्छा से और आपको अच्छे समय तक याद भी रहेगा। तो ये आपका बेकेलाइट है, जिसे आप क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मिलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जिसे आप क्या कह रहे हैं, मिलेमाइन कह रहे हैं। इट इज ए पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ मिलेमाइन व्हिच इज ए हेट्रोसाइक्लिक ट्राईअमीन विथ फॉर्मल्डिहाइड। तो मिलेमाइन आप लेंगे और उसके साथ क्या लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। ये मिलेमाइन का स्ट्रक्चर तो आपको पता होना चाहिए, याद करना पड़ेगा स्ट्रक्चर बना बना के कि 3 ट्राईअमीन होता है इसमें। तो फॉर्मल्डिहाइड के सब साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक इंटरमीडिएट बनेगा सबसे पहले, और उसके बाद जो प्रोडक्ट होगा उसे हम मिलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स कहेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कॉकरी। जो आपके कॉकरीज के बर्तन आ रहे हैं, जो देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी दिखाते हैं कि उसको आप कहीं से गिरा दीजिए तो टूटते नहीं हैं, तो इसको बनाने के लिए हम मिलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंस है पॉलीमर केमिस्ट्री का। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरी। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कप्स एंड प्लेट्स व्हिच आर क्वाइट
हार्ड एंड ड्यूरेबल। ऐसे कप और प्लेट इससे बनाते हैं हम जो बहुत हार्ड हों, जो आसानी से टूटे ना, एंड ड्यूरेबल हो, लंबे समय तक चलें। दे डू नॉट ब्रेक आर ऑन बीइंग ड्रॉप्ड। अगर इसको ऐसे छोड़ देंगे आप तो क्या करेंगे, नीचे गिर जाएंगे, तो आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं, इतना हार्ड होते हैं। तो इस टाइप की जो क्रॉकरीज बनती है वो काफ़ी महंगी भी आती है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम बात करें आपके एग्जामिनेशन में, तो इस क्वेश्चन को आप वेरी इम्पॉर्टेंट मार्क करिए। आपके चाहे मिड टर्म एग्जामिनेशन हो चाहे एनुअल एग्जामिनेशन हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लिखना कितना है, कहाँ से लिखना है, कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना है, इसको हम अभी आगे बता रहे हैं आपसे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर हम फंक्शनल ग्रुप के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करें तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड भी होते हैं और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन भी होते हैं। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड में ग्लूकोज आता है और कीटोन में क्या आता है, फ्रक्टोज आता है। अगला, अगर हम करें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, तो आपके कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होंगे, एक तो नॉन रिड्यूसिंग नेचर होगा, दूसरा क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर होगा। अब हम देखेंगे नॉन रिड्यूसिंग नेचर में क्या होगा, सुक्रोज। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग होने का कारण क्या है, डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट। अगर हम इसको फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंट एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो कोई भी आपको पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलेगा। रेफिनोज भी नॉन रिड्यूसिंग है, जेंटियोनोज भी क्या है, बर्सिनोज भी क्या है, ये सब क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। और रिड्यूसिंग नेचर की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ऑल मोनोसैकेराइड, ग्लैक्टोज, ये सब के सब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग कैसे पहचानेंगे, अगर आप फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंट एजेंट उसमें डाल रहे हैं तो आपका शुगर क्या दे, पॉजिटिव टेस्ट दे। तो ऑल मोनोसैकेराइड्स, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं जनरली वो आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और जो मोनोसैकेराइड होते हैं उसमें आसानी से हाइड्रोलाइसिस भी नहीं होता है। लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज आर डाइसैकेराइड। अब अगर आप पूछें कि क्या हमारे डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग नहीं हो सकते हैं, तो हो सकते हैं डाइसैकेराइड में। ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, अगर हम स्वीटनेस के आधार पे बात करें तो हमारी शुगर दो तरीके से होती हैं, एक तो शुगर होती है, एक तो नॉन शुगर होती है। जो शुगर होती है, नॉन शुगर होती है, वो पॉलीसैकेराइड होती है, इनसॉल्युबल होती है, एमार्फस होती है। लेकिन शुगर जो होती है वो ओलिगोसैकेराइड्स होती हैं, सॉल्युबल होती है, क्रिस्टलाइन शुगर होती है, पॉलीसैकेराइड्स होती हैं। सैकेराइड केम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सैक्रम व्हिच मीन्स शुगर। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर 3 कार्बन एटम है तो उसे ट्राइओज बोलते हैं, 4 कार्बन है कि किसी भी शुगर में तो उसे टेट्रोज बोलते हैं, 5 कार्बन है तो पेंटोज शुगर होती है, 6 कार्बन है तो क्या होती है, हेक्सोज शुगर होती है। अगर CHO ग्रुप किसी शुगर में है तो एल्डोज शुगर कहलाती है, कीटोन ग्रुप किसी शुगर में है तो क्या कहलाती है, कीटोज शुगर कहलाती है। ये सारे क्लासिफिकेशन आप तब लिखते हैं जब आपका क्लासिफिकेशन बहुत लॉन्ग में पूछा जाए। अगर शार्ट में पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे, इसको हम आगे आपसे बता रहे हैं। सो इफ ए कार्बोहाइड्रेट हैज ए 4 कार्बन, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है उसके पास 4 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा हुआ है, तो 4 कार्बन तो पहले से हैं, एक कार्बन क्या होगा, एल्डिहाइड वाला होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, 5 कार्बन हो जाएगा, एल्डो पेंटोज बोलेंगे। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है उसके पास कार्बन नंबर कितने हैं, 5 हैं, और साथ में एक कीटोन ग्रुप भी है, तो एक कार्बन कीटोन का हो जाएगा, टोटल कार्बन कितने होंगे, 6 होगा, तो कीटो हेक्सोज उसे बोलेंगे। अब देखिए अगर क्वेश्चन सेक्शन ए और सेक्शन बी में आता है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर सेक्शन ए और बी में कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन 2 नंबर में पूछा जाए तो प्लीज़ आप उन सारी बातों को नहीं लिखेंगे। आप ये चीज़ याद रख लीजिए। आप लिखेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस के आधार पे हमारा कार्बोहाइड्रेट 3 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। पहला हमारा है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड और तीसरा है आपका पॉलीसैकेराइड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके मिड टर्म और एनुअल एग्जामिनेशन के लिए।
अब मोनोसैक्राइड में आपके क्या क्या आएंगे, एक तो आपका ग्लूकोज आएगा, फ्रक्टोज आएगा, राइबोज आएगा। इन तीनों का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है क्योंकि मोनोसैक्राइड है। ओलिगोसैक्राइड में क्या आएगा, सुक्रोज आएगा, माल्टोज आएगा, जिनके पास 2 से 10 यूनिट हो कार्बन के। अगला पॉलीसैक्राइड में क्या आएगा, स्टार्च आएगा, सेलोज आएगा, ग्लाइकोजन आएगा, मोर देन 10 यूनिट्स। अब हम 1 बाय 1 करके सारे को डिफाइन करेंगे। मोनोसैक्राइड की बात करें तो आपका ये सिंपल शुगर होता है, दे आर सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट। इसमें आपका पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड भी हो सकता है, इसके अलावा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स भी हो सकता है। जितने भी लेक्चर्स आपको बताए जा रहे हैं सारे लेक्चर को आज ज़रूर करें। इसके अलावा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको आप विजिट ज़रूर करें, आपको सारे लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। आप जो भी काम करिए उसको शिद्दत से करिए, जिस भी एग्ज़ाम को क्रैक करिए काफ़ी अच्छे नंबरों से क्रैक करिए। इससे आपको भी काफ़ी अच्छा महसूस होगा, आपके पेरेंट्स को भी अच्छा महसूस होगा। दे कैन नॉट ब्रोकन इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट अपॉन हाइड्रोलिसिस। जो मोनोसैक्राइड हैं उनका फर्दर आप हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इसको अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। दूसरा, अगर हम बात करें ओलिगोसैक्राइड्स की, अगर ओलिगोसैक्राइड्स की बात करें, दे आर मेड अप ऑफ 2 to 10 यूनिट्स। 2 से लेके 10 यूनिट्स तक बने होते हैं मोनोसैक्राइड। आर सिंपल सुगर्स। द ओलिगोमर्स कंटेनिंग 2 मोनोसैक्राइड यूनिट्स आर कॉल्ड डाइसैक्राइड। जो ओलिगोमर हैं, अगर 2 मोनोसैक्राइड आपस में जुड़ेंगे तो डाइसैक्राइड बनेगा। 3 मोनोसैक्राइड अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो ट्राइसैक्राइड बनेगा। सुक्रोज, जिसका फार्मूला आप कहते हैं C12S22O11। सुक्रोज C12S22O11 इज ए डाइसैक्राइड। एक आपका डाइसैक्राइड होता है। ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। जब इस सुक्रोज का आप क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपको ग्लूकोज भी मिलता है C6H12O6 और आपका फ्रक्टोज भी मिलता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6 है। इस तरीके से रैफिनोज C18S32O16, इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो ग्लूकोज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा, गैलेक्टोज मिलेगा। 3 मोनोसैक्राइड मिलते हैं जब आप रैफिनोज की हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अगला हम देखेंगे पॉलीसैक्राइड देखेंगे। दीज कॉन्टेन मोर देन 10 मोनोसैक्राइड यूनिट इन दी मॉलिक्यूल्स। पॉलीसैक्राइड में क्या होता है, 10 मोनोसैक्राइड यूनिट्स होते हैं। दी 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टार्च और सेलुलोज अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। कई सारे लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स यहाँ से आपको मिलता है। कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप ग्लूकोज को बनाते कैसे हैं, तो आप केन शुगर ले लीजिए जिसे आप गन्ना कहते हैं, C12S22O11 जिसे आप सुक्रोज भी कहते हैं। इसको आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे किसी भी एसिड के प्रेजेंस में तो आपका ग्लूकोज भी बन जाएगा, फ्रक्टोज भी बन जाएगा। तो ग्लूकोज बनाने का भी एक मेथड हो सकता है और फ्रक्टोज बनाने का भी मेथड हो सकता है। दूसरा, आप स्टार्च से भी बना सकते हैं। ग्लूकोज इज प्रोड्यूस कॉमर्शली बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च विद डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर अंडर प्रेशर। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ग्लूकोज इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस व्हेन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म कोल्ड वाटर। इट फॉर्म ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट C6H12O6H2O melting point 86 degree Celsius. It is extremely soluble in water, only sparingly soluble in ethanol and insoluble in ether. It is about 3/4 as sweet as cane sugar, sucrose. It is optically active and the ordinary normally occurring from a plus glucose. Glucose is found in the most sweet fruits, स्पेशली ग्रेप्स में 20 से लेकर 30% तक ग्लूकोज होता है, एंड हनी में
इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ये ग्लूकोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, जिस प्रॉपर्टीज़ को आपने यहाँ पे देखा। बस थोड़े से पॉइंट और यहाँ पे बचे हैं, उसके बाद हम अगले लेक्चर्स में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। The carbohydrate are an important class of naturally occurring organic compounds. These include glucose, grape sugar, fructose, honey. जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, आप इस क्वेश्चन को तहाँ पे लिखेंगे जहाँ से पूछा जाए व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज, केन सुगर, स्टार्च, पोटैटोज, सेलुलोज, वुड, दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Carbohydrate can be represented by formula CmH2n. Carbohydrate of polyfunctional compounds. They contain the following functional group. तो उसके पास एल्डिहाइड भी ग्रुप होता है, एल्कोहलिक ग्रुप होता है और कीटोनिक ग्रुप भी होता है। यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखा है ग्लिसरॉल्डिहाइड का, इससे भी आपका बन सकता है पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, इसको लर्न आज ही कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर के आधार पे आपकी शुगर दो तरीके की होती है, एक रिड्यूसिंग शुगर, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर एंड व्हाट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो रट लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग में क्या होगा, सुक्रोज। आप इस डिफिनीशन को रटेंगे, याद करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, रिएक्शन करा के देखेंगे। कोई कार्बोहाइड्रेट है टॉलरेंट एजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट दे रहा है, क्या बना रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो आपके दिमाग में पूरी तरीके से रटे होने चाहिए। रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंट एजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट दें वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होंगे। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट व्हिच कंटेन कार्बोनिल ग्रुप CHO or CO in the open chain structure are anomeric hydroxyl group, that is hemiacetal or hemiketal group in a cyclic structure are reducing sugar। वो सब के सब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ऑल मोनोसैक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर, सभी मोनोसैक्राइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट व्हिच डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंट एजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन इज नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आप रिएक्शन लिख सकते हैं सुक्रोज के साथ, टॉलरेंट एजेंट की, फेलिंग सोल्यूशन की, और कोई भी रिएक्शन वहाँ पे नहीं देगा। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट हैज़ नो फ्री एनोमेरिक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। ऑल पॉलीसैकेराइड आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी भी पॉलीसैकेराइड आपको एक्सेप्शनल केस में मिल सकती हैं जो कि रिड्यूसिंग भी होंगी। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड आप ज़रूर देखें। अब इसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। Thanks for watching all of you to joining us our session. Share it all your friends. Thank you so much.